नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना उन अनेक शक्तियों के पारस्परिक एवं सामूहिक प्रभाव का परिणाम होती है जो दीर्घकाल से उस देश में कार्यरत रहती हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रणी संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसका जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उस असीमित आर्थिक राजनीतिक असंतोष की व्यापक अभिव्यक्ति थी जो ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में उत्पन्न हो रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय समाज में एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हो चुका था। इस मध्यम वर्ग में कुछ लोग ऐसे थे जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक थे और कुछ अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने के इच्छुक। इस मध्यम वर्ग में भी दो तरह की विचारधारा वाले लोग थे। एक वर्ग तो ब्रिटिश सरकार का गुणगान करता था तथा इंग्लैंड में प्रचलित प्रजातंत्र का उदाहरण देकर भारत में भी उसी तरह की सुविधाएं चाहता था। यह वर्ग अत्यंत ही नम्र भाव से अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन करने का अनुरोध करता था। दूसरा वर्ग अपने व्यक्तिगत अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकारी कृपा को आवश्यक नहीं मानता था। वह प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों में विश्वास रखता था। अंग्रेज़ों ने 1858 के बाद भारतीयों को राजकीय सेवा में बिना किसी प्रभेद के लेने का आश्वासन दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसे प्रबंध किए कि भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं के द्वार बिल्कुल बंद थे। अतः 1870 के बाद शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उन्होंने प्रशासकीय सुविधाओं तथा प्रशासन से संबद्ध हितों की मांग की। उनकी यह मांग किसी एक प्रांत, क्षेत्र, जाति और गुट विशेष तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह अखिल भारतीय मांग थी। इस तरह से अब हम अखिल भारतीय राजनीतिक कारणों के राजनीतिक जागरण के कारणों का एक एक करके थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं भारत का राजनीतिक एकीकरण। मुगल साम्राज्य के पतन के अंग्रेज और विशेषकर औरंगज़ेब के मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो चुकी थी, किंतु अंग्रेज़ों ने संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाकर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। इसने समान विचारों वाले व्यक्तियों में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन काल में जिस राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ वह उस राजनीतिक एकता से सर्वथा भिन्न थी जो प्राचीन तथा मध्यकालीन शासकों द्वारा स्थापित हुई थी। इस एकता को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय पाश्चात्य शिक्षा, यातायात का विकास और संचार साधनों के विकास को है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न भाषाभाषी, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक दल एक दल में सम्मिलित हुए और उनमें राजनीतिक एकता की भावना जागृत हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं वो है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलनों ने 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल धारा को बहुत बल प्रदान किया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार भी बहुत तेजी से होने लगा। पढ़े लिखे भारतीयों में ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और वे ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। इस प्रक्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में भारत में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस क्रम में सबसे पहला जो स्थान है वो है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी, उसकी स्थापना से ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने की भावना कम हुई, लेकिन यह कार्य केवल बंगाल के लोगों, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रहा। किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा स्थापित आंदोलन जनसाधारण तक पहुंच गया।
स्वामी जी ने कहा था कि विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। दयानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। दक्षिण भारत में एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने लोगों को जागृत किया। स्वामी विवेकानंद ने समस्त विश्व में हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता को स्थापित किया और उन्होंने कहा कि वेदांत और आध्यात्मिकता के बल पर दास्ता की बेड़ियों आध्यात्मिकता के बल से समस्त विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले जैसे सुधारकों ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को आवश्यक बताया, किंतु विष्णु चिपलूणकर, वासुदेव फड़के जैसे सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण को अधिक आपत्तिजनक बताया। इन प्रमुख धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में आत्मविश्वास और अपने प्राचीन गौरवमयी परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिनसे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। इसी के पश्चात अब हम अगला जिस कारक का अध्ययन करेंगे वह है पाश्चात्य शिक्षा। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा जिस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी वह यह कि इससे अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़े लिखे क्लर्क आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, किंतु इससे भारतीयों को अधिक लाभ हुआ। इसने भारतीयों के लिए यूरोपीय विचारों के द्वार खोल दिए। पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्र चेतना को दो तरीकों से बल पहुंचाया। पहला तो इसके द्वारा हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विविध प्रदेशों के निवासियों में पारस्परिक विचार विनिमय के लिए अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा यह कि यूरोपीय लेखकों मिल्टन, बेंथम, रूसो, वोल्टेयर आदि यूरोपीय लेखकों के स्वतंत्र विचारों से भारतीय परिचित हुए। इससे भारतीयों में स्वतंत्रता और समानता की भावना उत्पन्न हुई। इस शिक्षा के प्रसार से विभिन्न देशों की राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान सरलता से होने लगा। इटली में हुए विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्षों का वर्णन तथा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के सिद्धांतों को लेकर हुई फ्रांस की क्रांति का ज्ञान भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। जो भारतीय इंग्लैंड गए वे वहाँ से स्वतंत्र वातावरण से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनमें वहाँ की प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब वे पुनः भारत आए और दोनों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया तो उनके मन में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। इस असंतोष ने राष्ट्रीय भावनाओं को बल प्रदान किया। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा हमारे लिए वरदान साबित हुई। अंग्रेज़ों की प्रजाति विभेद की नीति राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक थी। 1857 के विप्लव के बाद अंग्रेजी प्रजाति नीति अधिक उग्र हो गई थी। यद्यपि 1858 की महारानी की घोषणा में भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा, किंतु ब्रिटिश प्रशासकों ने इस घोषणा पर कभी अमल नहीं किया, बल्कि इसके पश्चात तो अंग्रेज़ों की भारतीयों के प्रति घृणा की भावना और बढ़ गई। हर संभव प्रयास से कोशिश की जाने लगी कि भारतीयों को उचित पद से वंचित किया जाए, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। इसका उदाहरण 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, जिन्होंने की इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु किसी तकनीकी मूल कारण के कारण उनको नौकरी से हटा दिया गया था। इस संबंध में स्वयं से बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है,
कि मेरे मामले ने भारतीयों के हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न कर दिया था और यदि मैं भारतीय नहीं होता तो मुझे इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ती। न्यायिक क्षेत्र में किसी भी भारतीय जज को अंग्रेज़ों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। एक ही अपराध के लिए भारतीयों और अंग्रेज़ों के लिए दंड विधान में भी अंतर था। अंग्रेज़ भारतीयों के साथ बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करते थे। उनका यह मानना था कि एक यूरोपीय का जीवन कितने ही भारतीयों के जीवन के बराबर है। गैरेट ने लिखा है, भारतीय केवल भय को ही समझते हैं। यदि उन पर शासन करना है तो केवल बल के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए गैरेट जो है भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का प्रधान कारण प्रजाति विभेद की नीति को मानते हैं। अगला जो कारण हम ले सकते हैं राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय चेतना में राजनीतिक जो संस्थाएं हैं अंग्रेज़ों द्वारा गठित की गई, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये संस्थाएं सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य करती थी। बंगाल में अंग्रेज़ व्यापारियों उत्पादकों द्वारा गठित संस्थाओं का सरकार पर दबाव बना रहता था। 1838 में बंगाल के जमींदारों ने भूमि धारकों की समिति बनाई जिसने कर मुक्त भूमि के अपहरण का विरोध किया और इसे कुछ अंशों तक सफलता भी प्राप्त हुई। इसके पश्चात अनेक संस्थाएं बनी जो राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार को ज्ञापन देती रहती थी। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इन सभी संस्थाओं ने अपने अपने प्रांतों की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। 1876 में सुनीलनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने द इंडियन एसोसिएशन स्थापना की। इसी तरह से अवध प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत में भी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है। 1870 में पूना में एक सार्वजनिक सभा का गठन किया गया जिसका प्रत्येक सदस्य कम से कम 50 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमी भारत में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1876 में लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार के अवसर पर इसने भारतीय एकता के लिए प्रयत्न करने का सुझाव दिया। इंग्लैंड में भी भारतीय समस्याओं से परिचित कराने और राजनीतिक प्रचार करने हेतु ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है समाचार पत्र एवं साहित्य का विकास। इसने भी भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित किया। सबसे पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। इसके बाद बहुत से समाचार पत्र प्रकाशित करने प्रारंभ हुए। इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की बात जनता तक फैलाई जा चुकी। इनमें इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द केसरी बहुत महत्वपूर्ण अखबार थे। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों के प्रति अंग्रेजी सरकार का दृष्टिकोण बहुत कठोर होता था क्योंकि ये जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम करते थे और इनमें जो छपने वाले विषय होते थे उससे अंग्रेज सरकार हमेशा नाराज़ रहती थी क्योंकि इनमें छपते थे से अंग्रेजी सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियाँ, प्रजाति विभेद, आर्थिक शोषण और प्रशासकीय सेवाओं से भारतीयों को वंचित रखना, इस संबंधी विषयों पर चर्चा होती थी। देशी भाषा के समाचार पत्र में इस तरह का लेख लिखे होते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य भारत को नैतिक, आर्थिक और मानसिक पतन की ओर लेता जा रहा है। 1800 लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का भी समाचार पत्रों ने खुलकर विरोध किया। ब्रिटिश प्रशासक आलोचना सुनने के अभ्यस्त नहीं थे, अतः लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट का विरोध वैधानिक ढंग से किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को जो है
वापस ले लिया और इससे 1878 के बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहा। 19वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के विकास ने भी राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, जिनमें विशेष रूप से बंगाली और मराठी साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृत साहित्य की महानता, वेदों में वर्णित उपलब्धियों की व्याख्या और प्राचीन गौरवपूर्ण सभ्यता के वर्णन ने भारतीयों में देश प्रेम की भावना जागृत की। आर्थिक शोषण जो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का किया गया था, उसने भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति ने भारतीय उद्योगों को पहले से ही नष्ट कर दिया था। विद्रोह के बाद तो केवल ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर ही आर्थिक नीति अपनाई जाती रही थी। सारे उद्योग धंधे जो हैं भारत में नष्ट हो गए थे। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है वह भारत के उद्योगों के नष्ट होने के बाद ही सफल हो पाई थी। भू राजस्व के क्षेत्र में भी जितनी भी व्यवस्थाएं लागू की गई थी, उनसे कृषकों की निर्धनता बढ़ती गई थी। परिणाम स्वरूप उद्योगों का पहले ही विनाश हो गया था, अब कृषि का भी विनाश होना प्रारंभ हुआ था। सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया और फिर दुर्भिक्ष और अकाल ने किसानों की स्थिति को बहुत शोचनीय बना दिया था। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक दिनसा वाचा ने लिखा है कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासनकाल में अत्यधिक बिगड़ गई थी। 4 करोड़ भारतीयों को केवल दिन में एक बार खाना खाकर संतुष्ट रहना पड़ता था। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने जहां भारतीयों का शोषण किया, वहां उनके द्वारा विकसित यातायात के साधनों ने भारतीयों में एकता उत्पन्न कर दी। यातायात के साधनों में वृद्धि होने के कारण व्यक्तियों के बीच परस्पर विचार विमर्श आसानी से संभव हो गया। अब हम 2 महत्व, एक तो है लॉर्ड लिटन की नीति और दूसरा एल्बर्ट बिल विवाद, इनका अलग अलग व्यक्तिगत क्या योगदान रहा राजनीतिक चेतना में, उसका अध्ययन करते हैं। लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी नीतियों ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल को तीव्र कर दिया। उसके अनेक कार्य ऐसे थे जिनसे कि भारतीयों में असंतोष तीव्र हो गया। जैसे सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसका घोर विरोध किया। शस्त्र अधिनियम के द्वारा भारतीयों को निहत्था कर दिया गया और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की तो भारत में ही नहीं, ब्रिटिश संसद में भी भारी आलोचना हुई। इस एक्ट ने भारतीयों को अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में सजग कर दिया। जिस समय भारत के बहुत से क्षेत्र अकाल की चपेट में आए थे, उस समय लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस सब ने भारतीयों के असंतोष में आग में घी का काम किया। लिटन की अग्रगामी अफगान नीति के कारण द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, जिससे अपार जनधन की हानि हुई, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। भारतीय जनता को युद्ध का व्यय उठाना पड़ा, जिससे असंतोष अधिक हुआ और भारतीयों ने संगठन की आवश्यकता महसूस की। इसकी सबसे अधिक संगठन की आवश्यकता को भारतीयों ने एल्बर्ट बिल पर जो विवाद हुआ, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, एल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को संगठन की आवश्यकता बहुत अधिक तीव्र ढंग से अनुभव कराई। प्रचलित जो न्याय प्रणाली थी, उसके अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज़ न्यायाधीश ही कर सकते थे। भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज़ के विरुद्ध फौजदारी मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। लॉर्ड लिटन के समय तक अनेक भारतीय सेशन जज बन चुके थे, लेकिन वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। न्याय की दृष्टि से भारतीयों और यूरोपियनों को समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से
लॉर्ड रिपन ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इस बिल में भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की। अंग्रेज़ों ने इसका बहुत तीव्र विरोध किया, इसे काला कानून कहा और इसके विरुद्ध सारे गैर सरकारी अंग्रेज़ इस विरोध में सम्मिलित हो गए। उन्होंने एक एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया, जिसके कारण कि विवश होकर रिपन को इस बिल में संशोधन करना पड़ा, जिससे बिल की जो मूल भावना है वो समाप्त हो गई। रिपन को संगठित विरोध के सामने झुकना पड़ा। इसने भारतीयों की आंखें खोल दी और भारतीयों ने भी यह अनुभव किया कि यदि हमें प्रगति करनी है तो संगठित होना पड़ेगा। हेनरी कॉटन लिखते हैं कि इस बिल के विरोध में किए गए यूरोपियनों के आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की, उतनी तो बिल पारित होकर भी नहीं प्रदान कर सकता था। निष्कर्षतः इन सभी कारणों ने भारत में राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं भावनाओं ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान दिया।